स्वागत है। आज हम जीवन बीमा की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं। जी। हमारे हाथ में है फाउंडेशंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस का अध्याय 6 और हमारा मकसद है इसके ज़रूरी पहलुओं को समझना कि ये जीवन बीमा असल में काम कैसे करता है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ सुरक्षा है या बचत भी, और किसके लिए क्या सही है ना? हाँ, बिल्कुल। चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो जीवन बीमा की बात जब आती है, कई सवाल आते हैं दिमाग में। राइट। इसे समझने के लिए सोर्स कहता है कि 4 मुख्य पहलू हैं: संपत्ति मतलब एसेट, फिर जोखिम यानी रिस्क, पूलिंग का सिद्धांत और अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट। राइट। अब संपत्ति और जोखिम तो हम समझते हैं, जैसे घर एक संपत्ति है, आग लगना एक जोखिम है। पर जीवन बीमा में ये कैसे है? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है शुरू करने के लिए। देखिए, बीमा हमेशा किसी ना किसी संपत्ति से जुड़ा होता है जिसके खोने का डर हो, है ना? हाँ। दिलचस्प बात यह है कि जीवन बीमा में इंसान की जो भविष्य में कमाने की क्षमता है, उसी को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता है। अच्छा, कमाई की क्षमता। जी हाँ, वो आर्थिक इंजन जो परिवार चलाता है। ओके, तो हम अपनी कमाई की क्षमता का बीमा करा रहे हैं एक तरह से। और जोखिम, क्या ये सिर्फ मृत्यु का जोखिम है? नहीं, यहाँ जोखिम सिर्फ बहुत जल्दी मृत्यु ही नहीं है, मतलब डाइंग टू अर्ली, जिससे इनकम बंद हो जाए। 2 और बड़े जोखिम भी हैं। कौन से? एक तो बहुत लंबा जीना, लिविंग टू लॉन्ग, मतलब रिटायरमेंट के बाद पैसे खत्म हो जाने का डर। और तीसरा विकलांगता के साथ जीना, लिविंग विद डिसेबिलिटी, जिससे कमाने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। जीवन बीमा इन तीनों ही चिंताओं को एड्रेस करने की कोशिश करता है। ये तो जो सामान्य बीमा होता है जैसे कार या घर का, उससे काफी अलग लगता है सुनने में। हाँ, अलग है। और वो तीसरा पहलू आपने बताया, पूलिंग, ये क्या चीज है? ये कैसे काम करता है? पूलिंग, हाँ, ये बीमा का बिल्कुल मूल सिद्धांत है। आप ऐसे सोचिए कि एक जैसे जोखिम वाले लोग, मान लीजिए एक ही उम्र और हेल्थ के लोग, वो सब मिलकर एक कॉमन फंड बनाते हैं। सब थोड़ा थोड़ा प्रीमियम डालते हैं। अब अगर उस ग्रुप में से किसी एक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, जैसे मृत्यु हो जाती है, तो उस कॉमन फंड से उनके परिवार को एक बड़ी रकम दी जाती है। अच्छा। तो ये सबके लिए एक के लिए सब जैसा है। और चौथा पहलू, अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट, वो तो बस लीगल पेपर है जो बीमा कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच सारी शर्तें, फायदे, जिम्मेदारियां तय करता है। ये जो आय कमाने की क्षमता को संपत्ति मानने वाली बात है, ये हमें HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, यानी मानव जीवन मूल्य, इस कॉन्सेप्ट तक ले आती है। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि जीवन का मूल्य कैसे लगा सकते हैं। हाँ, ये शब्द थोड़ा सा ठंडा लग सकता है, पर इसका जो आधार है वो पूरी तरह से आर्थिक और प्रैक्टिकल है, फिलोसॉफिकल नहीं। HLV का कॉन्सेप्ट प्रोफेसर हबनेर ने करीब 70 साल पहले दिया था। 70 साल? अच्छा। जी, ये किसी व्यक्ति के जीवन को एक इनकम पैदा करने वाली संपत्ति की तरह देखता है। HLV का मकसद है उस व्यक्ति की भविष्य की अनुमानित शुद्ध कमाई के आधार पर उसके जीवन का आर्थिक मूल्य तय करना, खासकर परिवार की सुरक्षा के नजरिए से। शुद्ध कमाई, इसका क्या मतलब है और ये मापते कैसे हैं इसको? शुद्ध कमाई का मतलब है वो अनुमानित सालाना इनकम जो व्यक्ति भविष्य में कमाएगा, उसमें से वो पैसा घटा दीजिए जो वो सिर्फ अपने ऊपर खर्च करेगा, मतलब अपने पर्सनल खर्चे। अच्छा। तो जो बचा, शुद्ध कमाई इक्वल टू अनुमानित भविष्य की आय, खुद पर खर्च, वही पैसा असल में परिवार के लिए उपलब्ध होता है, उनकी ज़रूरतों और सपनों के लिए। HLV क्या करता है कि इस भविष्य की कुल शुद्ध कमाई की आज की कीमत निकालता है, प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि भविष्य के पैसे की कीमत आज के पैसे से कम होती है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, तो सोर्स में एक उदाहरण भी है। अगर कोई सालाना 10 लाख रुपए कमाता है और मान लें कि वो अपने ऊपर 4 लाख रुपए खर्च करता है, तो परिवार के लिए उसकी शुद्ध कमाई हुई 6 लाख रुपए हर साल। जी बिल्कुल। तो HLV इस 6 लाख रुपए सालाना के आर्थिक योगदान को सुरक्षित करने का एक तरीका है, अगर वो व्यक्ति न रहे। बिल्कुल सही। HLV 2 जरूरी काम करता है। पहला, ये अंदाजा लगाने में मदद करता है कि किसी को अपने परिवार की जरूरतों के लिए कितना बीमा कवर लेना चाहिए, एक अंदाजा देता है। और दूसरा, ये एक तरह की ऊपरी लिमिट भी बताता है, मतलब इससे बहुत ज्यादा बीमा लेना फिर शायद सुरक्षा नहीं, सट्टेबाजी जैसा लगने लगे। ये एक लॉजिकल बेसिस देता है बीमा की रकम तय करने के लिए। ठीक है, HLV का ये इकोनॉमिक लॉजिक समझ आता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सामान्य बीमा और जीवन बीमा के फर्क पर। आपने जोखिमों का फर्क तो बताया, कॉन्ट्रैक्ट के लेवल पर क्या बेसिक अंतर है? हाँ,
यहाँ एक बहुत ही फंडामेंटल अंतर है जो समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं जैसे कार या घर का बीमा, वो क्षतिपूर्ति यानी इंडेमनिटी के सिद्धांत पर चलते हैं। इंडेमनिटी जी, इसका सीधा मतलब है कि बीमा कंपनी सिर्फ आपके वास्तविक आर्थिक नुकसान की भरपाई करे भी, न कम न ज्यादा। अगर आपकी 10 लाख की कार को 2 लाख का नुकसान हुआ तो आपको 2 लाख ही मिलेंगे, चाहे बीमा 10 लाख का हो। मकसद है आपको वापस उसी फाइनेंशियल पोजीशन में लाना जहां आप नुकसान से पहले थे। और जीवन बीमा में? जीवन बीमा कॉन्ट्रैक्ट आश्वासन यानी अश्योरेंस के सिद्धांत पर काम करते हैं। यहाँ नुकसान कितना हुआ ये नहीं मापा जाता। कॉन्ट्रैक्ट के शुरू में ही एक बीमित राशि सम एश्योर्ड तय हो जाती है। अच्छा। बीमा कंपनी ये आश्वासन देती है कि अगर वो तय घटना हुई, जैसे मृत्यु या पॉलिसी का मैच्योर होना, तो वो पहले से तय रकम देगी। यहाँ भरपाई नहीं है, यहाँ एक निश्चित रकम का आश्वासन है। ये तो वाकई बहुत बड़ा फर्क है, नुकसान की भरपाई बनाम वादे का भुगतान। शुरुआत में एक और बड़े दिलचस्प तुलना है। सामान्य बीमा में घटना जैसे आग लगना वो अनिश्चित है, हो भी सकती है, नहीं भी। हाँ। लेकिन जीवन बीमा में जो मुख्य घटना है मृत्यु, वो तो निश्चित है, सिर्फ उसका समय अनिश्चित है। बिल्कुल सही पॉइंट है ये। जनरल इंश्योरेंस अनिश्चित घटनाओं से बचाता है, जबकि जीवन बीमा एक निश्चित घटना के अनिश्चित समय से होने वाले आर्थिक असर से बचाता है। और एक फर्क है, जनरल इंश्योरेंस के जोखिम जैसे भूकंप या चोरी वो आम तौर पर उम्र के साथ नहीं बदलते। लेकिन जीवन बीमा में मृत्यु का जो स्टैटिस्टिकल रिस्क है वो व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। यहीं पर मेरा अगला सवाल आ रहा था। अगर उम्र के साथ मृत्यु का जोखिम बढ़ता है तो फिर जीवन बीमा का प्रीमियम हर साल बढ़ना चाहिए ना? लेकिन हम तो सुनते हैं कि प्रीमियम अक्सर पूरी पॉलिसी के दौरान एक जैसा रहता है। ये लेवल प्रीमियम का क्या फंडा है? ये कैसे मुमकिन है? एक बहुत ही कह सकते हैं प्रैक्टिकल और स्मार्ट सॉल्यूशन है। लेवल प्रीमियम एक ऐसा प्रीमियम है जो पॉलिसी की पूरी अवधि में सेम रहता है, फिक्स्ड रहता है। उम्र बढ़े या जोखिम, प्रीमियम वही रहेगा। इसे आप एक तरह का औसत प्रीमियम समझ सकती हैं। औसत? कैसे औसत? मतलब किस चीज का? ऐसे समझिए, पॉलिसी के शुरू के सालों में जब व्यक्ति जवान है और मृत्यु का असल जोखिम कम है, तब जो लेवल प्रीमियम लिया जाता है वो उस साल के जोखिम को कवर करने के लिए जरूरी रकम से ज्यादा होता है। अच्छा, ज्यादा होता है? जी, लेकिन पॉलिसी के बाद के सालों में जब उम्र बढ़ जाती है और मृत्यु का जोखिम ज्यादा होता है, तब वही लेवल प्रीमियम उस साल के जोखिम को कवर करने के लिए जरूरी रकम से कम पड़ता है। अरे वाह! तो मतलब शुरू के सालों का एक्स्ट्रा पैसा बाद के सालों की कमी को पूरा कर देता है, एक तरह की इंटरनल सब्सिडी जैसा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। शुरू के सालों में जमा हुआ ये एक्स्ट्रा प्रीमियम बेकार नहीं जाता। बीमा कंपनी इसे पॉलिसी होल्डर्स के फायदे के लिए एक रिजर्व के तौर पर रखती है और इसे सुरक्षित तरीके से इन्वेस्ट करती है। ये सारे रिजर्व मिलकर एक बहुत बड़ा फंड बनाते हैं जिसे लाइफ फंड कहते हैं। इस फंड पर जो कमाई होती है वो भी बाद के सालों में बढ़ते क्लेम चुकाने में मदद करती है। इसी मैथमेटिकल अरेंजमेंट से प्रीमियम को लेवल रखना पॉसिबल हो पाता है। सोच ये भी कहता है कि इस लेवल प्रीमियम के अंदर भी 2 हिस्से होते हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है, खासकर जब हम अलग अलग तरह की पॉलिसी देखते हैं। लेवल प्रीमियम के अंदर मोटे तौर पर 2 हिस्से होते हैं। पहला है सुरक्षा या टर्म एलिमेंट। ये वो हिस्सा है जो असल में मृत्यु के जोखिम की लागत है, प्योर इंश्योरेंस कॉस्ट। ठीक है। दूसरा है नकद मूल्य या कैश वैल्यू एलिमेंट। ये हिस्सा बचत या निवेश की तरह समय के साथ जमा होता है और बढ़ता है। जिन पॉलिसियों में ये कैश वैल्यू वाला हिस्सा ज्यादा होता है उन्हें ही हम सेविंग्स ओरिएंटेड बीमा कहते हैं। हमने शुरू में पूलिंग की बात की थी। सोर्स में 2 तरीकों का जिक्र है जिनसे फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क कम करते हैं। एक तो विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, और दूसरा पारस्परिकता, म्यूचुअलिटी या पूलिंग। जीवन बीमा में पूलिंग का क्या खास मतलब है और ये इन्वेस्टमेंट वाले डाइवर्सिफिकेशन से कैसे अलग है? हाँ, दोनों ही रिस्क कम करने के तरीके हैं, पर काम बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन जो आमतौर पर इन्वेस्टमेंट में होता है, उसमें क्या करते हैं कि आप अपना पैसा एक जगह लगाने के बजाय कई अलग अलग चीजों में बांट देते हैं। अलग अलग शेयर, बॉन्ड, सोना, प्रॉपर्टी वगैरह। हाँ, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं। बिल्कुल, ताकि एक डूबे तो दूसरा बचा ले, मतलब एक सोर्स से कई जगह पैसा फैलाना। पूलिंग या म्यूचुअलिटी जो बीमा का बेस है, वो ठीक इसका उल्टा करता है। इसमें कई लोगों से यानी पॉलिसी होल्डर से
छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन मतलब प्रीमियम लेकर एक बड़े पूल या फंड में जमा किया जाता है। अच्छा। फिर अगर उस ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति को बड़ा नुकसान होता है जैसे डेथ क्लेम, तो उसकी भरपाई इसी शेयर किए गए पूल से की जाती है। यानी पैसा कई सोर्स से एक जगह आता है रिस्क को शेयर करने के लिए। तो जीवन बीमा में पूलिंग की भूमिका सिर्फ डेथ क्लेम देना ही है? वो तो मुख्य भूमिका है ही किसी एक व्यक्ति के बड़े नुकसान को पूरे ग्रुप में बांट देना। लेकिन सोर्स एक और भूमिका बताता है। ये फाइनेंशियल रिस्क को भी पूल करने में मदद करता है। बीमा कंपनियां जो लाइफ फंड इन्वेस्ट करती हैं, उनके रिटर्न तो मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन पूलिंग के सिद्धांत और रिटर्न्स को समय के साथ स्मूथ करने की क्षमता के कारण बीमा कंपनियां अक्सर पॉलिसी होल्डर्स को एक स्थिर या अनुमानित रिटर्न रेट जैसे बोनस के रूप में दे पाती हैं। इससे पॉलिसी होल्डर्स के लिए अनिश्चितता कम हो जाती है। और अब आते हैं चौथे पहलू पर, अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट। जीवन बीमा कॉन्ट्रैक्ट की सबसे खास बात क्या है? जीवन बीमा कॉन्ट्रैक्ट की सबसे बड़ी खासियत और उसकी ताकत है उसमें दी गई बीमित राशि या सम एश्योर्ड की गारंटी। ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल गारंटी है कि अगर वो घटना हुई जिसके लिए बीमा है, तो एक पहले से तय रकम मिलेगी ही मिलेगी। ये गारंटी ही इसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक बहुत मजबूत जरिया बनाती है, खासकर लंबी अवधि के लिए। और क्या ये भरोसेमंद है? मतलब कोई इसे रेगुलेट वगैरह करता है? हाँ बिल्कुल। भारत में जीवन बीमा इंडस्ट्री IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कड़े नियमों और निगरानी में काम करती है। इसका मकसद ही पॉलिसी होल्डर्स के हितों की रक्षा करना है और ये देखना कि कंपनियां अपने वादे निभाने लायक रहें। ठीक है। और जैसा हमने पहले कहा, ये याद रखना जरूरी है कि कई जीवन बीमा कॉन्ट्रैक्ट्स डुअल नेचर के होते हैं। उनमें रिस्क कवर भी होता है और सेविंग एलिमेंट भी। इसी सेविंग एलिमेंट की बात को आगे बढ़ाते हैं। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद बहुत से लोगों के मन में होता है। दो मुख्य तरह की पॉलिसीज, प्योर टर्म इंश्योरेंस और सेविंग्स प्लान, जैसे एंडोमेंट या मनी बैक। इनमें क्या बेसिक फर्क है और किसे क्या चुनना चाहिए? ये एक बहुत ज़रूरी चुनाव है। प्योर टर्म प्लान, जैसा नाम से ही पता चलता है, ये लगभग पूरी तरह से शुद्ध सुरक्षा पर फोकस करता है। इसका मेन काम है डेथ बेनिफिट देना। अगर पॉलिसी पीरियड में बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिल जाता है। अगर व्यक्ति पॉलिसी पीरियड तक जीवित रहता है, तो आमतौर पर कुछ नहीं मिलता या बहुत मामूली रकम मिलती है। क्योंकि इसमें सेविंग या कैश वैल्यू लगभग 0 होती है, इसका प्रीमियम तुलना में बहुत कम होता है। बहुत कम होता है, ठीक है। और सेविंग्स प्लान जैसे एंडोमेंट या मनी बैक? सेविंग्स प्लान, हाँ, ये हाइब्रिड जैसे हैं। इनमें डेथ बेनिफिट तो होता ही है, साथ में एक अच्छा खासा कैश वैल्यू या सेविंग कंपोनेंट भी होता है जो टाइम के साथ जमा होता है। अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी पीरियड पूरा होने तक जीवित रहता है, तो उसे ये जमा हुई रकम मैच्योरिटी बेनिफिट के तौर पर मिलती है। अच्छा। मनी बैक में तो इसका कुछ हिस्सा बीच बीच में भी मिलता रहता है। क्योंकि इनमें सेविंग का एलिमेंट होता है, इनका प्रीमियम उसी सम एश्योर्ड के प्योर टर्म प्लान से काफी ज्यादा होता है। ये अक्सर लोगों की लॉन्ग टर्म सेविंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन जाते हैं। जो एक्स्ट्रा प्रीमियम सेविंग्स प्लान में जा रहा है, अगर उसे कहीं और जैसे म्यूचुअल फंड में लगा देते तो शायद ज्यादा रिटर्न मिल सकता था। बिल्कुल, ये एक बहुत ही वैलिड और जरूरी पॉइंट है सोचने के लिए। सेविंग्स प्लान में जो एक्स्ट्रा प्रीमियम लगता है टर्म प्लान के मुकाबले, वो एक अवसर लागत है। वही पैसा अगर किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड या PPF में लगाया जाता, तो संभव है कि लॉन्ग टर्म में उससे ज्यादा रिटर्न मिल जाता। हालांकि ये भी सच है कि उन ऑप्शंस में गारंटी कम होती है और रिस्क ज्यादा हो सकता है। तो ये एक तरह से गारंटी और सुरक्षा बनाम संभावित ज्यादा रिटर्न के बीच का चुनाव है। तो फिर लोग इन पारंपरिक बचत योजनाओं यानी ट्रेडिशनल कैश वैल्यू इंश्योरेंस को क्यों चुनते हैं? इनके क्या फायदे माने जाते हैं? सोर्स के हिसाब से इनके कई पारंपरिक फायदे हैं जिनकी वजह से ये पॉपुलर रहे हैं। जैसे कि? पहला, सुरक्षा। इन्हें हिस्टोरिकली सेफ माना गया है। अक्सर मिनिमम गारंटीड रिटर्न होता है और कंपनी की स्टेबिलिटी का भरोसा होता है। दूसरा, बचत का अनुशासन। रेगुलर प्रीमियम भरने से लोगों में बचत की आदत पड़ती है जो शायद वो खुद से ना कर पाएं। हाँ, ये बात तो है। तीसरा, सुविधा। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की टेंशन बीमा कंपनी के, आपको मार्केट देखने की जरूरत नहीं। चौथा, लिक्विडिटी।
जरूरत पड़ने पर पॉलिसी पर लोन मिल सकता है या उसे सरेंडर करके कुछ कैश मिल सकता है, हालांकि शुरू में सरेंडर वैल्यू कम होती है। 5वां, टैक्स बेनिफिट। प्रीमियम और मैच्योरिटी पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत कुछ छूट मिल सकती है जो खैर बदलती रहती है। और 6ठा, लेनदारों से सुरक्षा। कुछ कानूनी स्थितियों में पॉलिसी का पैसा दिवालियापन या मृत्यु पर क्रेडिटर्स के क्लेम से सुरक्षित रह सकता है। ये फायदे तो हैं, खासकर सुरक्षा और अनुशासन वाले। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू, इन योजनाओं के नुकसान क्या हैं? कुछ जरूरी नुकसान भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। बताइए। पहला, इन्फ्लेशन रिस्क। इन पॉलिसीज का रिटर्न अक्सर कम और फिक्स्ड होता है। लंबे समय में महंगाई उस रिटर्न की असली कीमत, मतलब परचेजिंग पावर, को काफी कम कर सकती है। जो रकम आज बड़ी लगती है, 20-30 साल बाद बहुत छोटी लगेगी। सही बात है। दूसरा, हाई कॉस्ट। इन पॉलिसीज में खासकर शुरू के सालों में एजेंट कमीशन, मार्केटिंग, एडमिन खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब आपके प्रीमियम का बड़ा हिस्सा तुरंत इन्वेस्ट नहीं होता, जिससे कैश वैल्यू बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। और तीसरा, कम यील्ड। गारंटी और सुरक्षा की कीमत अक्सर कम रिटर्न के रूप में चुकानी पड़ती है। इनका रिटर्न लॉन्ग टर्म में दूसरे सुरक्षित या थोड़े कम रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे पीपीएफ, डेट फंड या बैलेंस फंड से भी कम हो सकता है। ये कम रिस्क का कॉम्प्रोमाइज है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि जीवन बीमा सिर्फ वो नहीं है कि कुछ हो गया तो पैसा मिल गया। जी नहीं। ये तो मानव जीवन मूल्य यानी HLV से आर्थिक वैल्यू निकालना, जोखिम को पुलिंग से बांटना, लेवल प्रीमियम के गणित से प्रीमियम को मैनेज करना और सुरक्षा के साथ साथ बचत का ऑप्शन देना, इन सब का एक कह सकते हैं मिला जुला रूप है। और सबसे जरूरी बात, प्योर टर्म और सेविंग्स प्लान, ये दो अलग अलग जरूरतों के लिए हैं। बिल्कुल। और ये हमें उस मूल सवाल पर वापस लाता है जहां से हमने शुरू किया था। किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाते समय प्रोटेक्शन की जरूरत और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के लक्ष्यों के बीच वो सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। हाँ, ये बड़ा सवाल है। ये एक बहुत ही पर्सनल फैसला है। क्या प्योर टर्म का कम प्रीमियम लेकर बाकी पैसा अपनी समझ और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से कहीं और इन्वेस्ट करना बेहतर है, या फिर वो पारंपरिक बचत योजनाओं का अनुशासन, गारंटी और सुविधा ज्यादा जरूरी है, भले ही उसमें अवसर लागत और इन्फ्लेशन का असर क्यों ना हो। ये वाकई सोचे हुए बात है। सिर्फ बीमा खरीद लेना काफी नहीं है, बल्कि अपनी जरूरत, अपने लक्ष्य और अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझकर सही तरह का और सही मात्रा में बीमा चुनना ज्यादा जरूरी है। ये बैलेंस बनाना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे जरूरी काम भी।